जीएसटी में एडवांस एंट्री कैसे हम करते हैं, क्या क्या एंट्रीज आती हैं एडवांस एंट्रीज में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने रेगुलर डीलर के हैसियत से इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जीएसटी के ट्रांजैक्शंस किए हैं और ख़ास तौर पे कंप्यूटर का हमने परचेज किया है और परचेज रिटर्न भी किया है, सेल किया है और सेल रिटर्न भी किया है। और फिर हमने मंथली रेगुलर डीलर को कैसे जीएसटी एडजस्ट करना पड़ता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की जो लायबिलिटी बनती है उसमें से कैसे हम जो आईटीसी होता है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद कैसे हम उसको सरकार को पेमेंट करते हैं स्टैट्यूटरी पेमेंट के तहत। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब आज हमारा फोकस होगा कि एडवांस एंट्री कैसे हम करेंगे जीएसटी में। तो ये एंट्री भी हम मुक्ता ट्रेडर्स में ही कर रहे हैं, जो कंपनी हमने इसके पहले नॉर्मल जीएसटी एंट्री के लिए किया था। आज हम बात करेंगे परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। अभी हमने परचेज फ्रॉम रेगुलर डीलर तो करना सीख लिया है, कंपोजिशन डीलर से जब हम परचेज करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो ये समझ लें कि कंपोजिशन डीलर क्या होता है। तो शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि डीलर जो है जीएसटी में दो प्रकार का होता है, एक तो रेगुलर डीलर होता है और दूसरा कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर जो है वो मंथली सरकार को टैक्स पे करता है और वह आईटीसी एडजस्ट भी कर सकता है, आईटीसी अपना क्लेम कर सकता है। लेकिन कंपोजिशन का जो डीलर होता है वह सरकार को हर महीने नहीं पे करता है, वह सरकार को क्वार्टरली पे करता है और अपना सारा हिसाब किताब एक फाइनेंशियल ईयर का वह एनुअली भी सरकार को सबमिट करता है। कंपोजिशन का डीलर वैसा डीलर होता है जो टैक्स इनवाइस जारी नहीं करता है, वह बिल ऑफ सप्लाई जारी करता है। मतलब वो जो माल बेचेगा उस पर वह जीएसटी नहीं लगा सकता और वो जो सामान खरीदेगा उस पे जो वो टैक्स पे करेगा उस टैक्स का वह आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो कंपोजिशन का डीलर वो डीलर होता है जो टैक्स देता तो है लेकिन अपने कस्टमर से टैक्स ले नहीं सकता। तो ये दो कैटेगरी है डीलर की। हमने नॉर्मल रेगुलर डीलर से तो परचेज का देख लिया है। कंपोजिशन डीलर के केस में क्या होता है, देखिए कंपोजिशन डीलर से जब हम परचेज करते हैं तो वह नील रेटेड में हमारा जाता है, क्योंकि कंपोजिशन का डीलर हमसे टैक्स मांगेगा नहीं और अगर वो टैक्स मांगेगा नहीं तो हम टैक्स देंगे भी नहीं। तो कंपोजिशन के डीलर से जो कुछ भी हम परचेज करेंगे वह नील रेटेड इनवाइस में हमारा चला जाता है। शुरू में जब जीएसटी लागू हुआ था तो कंपोजिशन डीलर से जो परचेज होता था उस पर रिवर्स चार्ज लगता था, लेकिन अब ये रिवर्स चार्ज को उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है और अब कंपोजिशन डीलर से हमने को जो परचेज करना है उस पर हमको कोई रिवर्स चार्ज नहीं देना है, बल्कि वो रिपोर्ट हमारी नील रेटेड परचेज की रिपोर्ट में शो होगी। ठीक है, तो चले हम अकाउंटिंग प्रोसेस को देखें कैसे होता है। नील रेटेड इन रिपोर्ट कैसे हमारी बनती है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और 1/8 को डेट चेंज कर लेते हैं। 1/8 को हम एक परचेज करने जा रहे हैं 1 अगस्त को, जिसमें सप्लायर इनवाइस नंबर है परचेज 6 और पार्टी है राकेश ट्रेडर। तो ये बना हुआ नहीं है, ये हम बनाएंगे एक नई पार्टी राकेश ट्रेडर्स के नाम से। ये हमारा संडी क्रेडिटर है। मेंटेन बिल बाय डिटेल यस होगा। ये कर्नाटक का ही रहने वाला है और ये
एक कंपोजिशन का डीलर है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये कंपोजिशन का डीलर है और इसका एक जीएसटी नंबर हम इसमें डालेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो राकेश ट्रेडर है वो हमारा कंपोजिशन का डीलर है। अब ये हम आइटम इनवाइस कर लें क्योंकि हम आइटम बेच रहे हैं। यहाँ पे परचेज का लेजर आ जाएगा जो पहले से बना हुआ है और इसमें हम परचेज कर रहे हैं HP लेजर प्रिंटर। तो ये भी हमारा बना नहीं है तो हम LC करके बना लेंगे, HP लेजर प्रिंटर। इसका यूनिट ऑफ मेजर भी हमको बनाना होगा, वो भी हम बना लेंगे। ये एप्लीकेबल है और इस पे जो गुड्स HP लेजर के प्रिंटर पे GST लगता है तो ये हम इसको एप्लीकेबल कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं? 10 और रेट है इसका 6000। अब यहाँ पे कोई भी GST का लेजर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना तो सेंट्रल टैक्स का ना तो स्टेट टैक्स का। वो इसलिए कि राकेश ट्रेडर जो हमको बिल देगा वो टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, वह हमको बिल ऑफ सप्लाई देगा और बिल ऑफ सप्लाई में कोई GST का लेजर नहीं होता। कंपोजिशन का डीलर टैक्स लेने के लिए अधिकृत नहीं होता है ना, वो टैक्स लेगा नहीं, तो नहीं लेगा तो हम फिर उस अपने बिल पे भी ये भी हमने नो कर दिया है और ये हमने परचेज 1 अगस्त को। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी जब GST रिपोर्ट हम देखते हैं, डिस्प्ले में हम जाएंगे और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे और GST में जाएंगे और ये जो हमने परचेज किया है, परचेज हमारा GSTR 2 में दिखता है और यहाँ हम पीरियड चेंज करेंगे 1/8 से 31/8। तो ये जो हमारी रिटर्न में जो दिखेगा ये हमारा बिल, वह नील रेटेड इनवाइसेस में दिखेगा। ये 60,000 दिख रहा है हमारा नील रेटेड। नील रेटेड में क्यों है? क्योंकि हमने कंपोजिशन डीलर से परचेज किया है। कंपोजिशन डीलर से जब भी हम परचेज करेंगे वह नील रेटेड रिपोर्ट में हमारा दिखेगा, नील रेटेड सप्लाई में दिखेगा। ठीक है, तो ये था परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट क्या होता है ये हमको पता है। जब भी भारत की भौगोलिक सीमा से माल और सेवाओं को हम भारत से बाहर भेजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, निर्यात। अब ये जो एक्सपोर्ट होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक होता है टैक्सेबल एक्सपोर्ट, ऐसा एक्सपोर्ट जिसपे कि सरकार GST चार्ज करती है। दूसरा होता है एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट, ऐसा एक्सपोर्ट जिसपे सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। तीसरा होता है एग्जेम्प्ट अंडर LUT बॉन्ड। LUT बॉन्ड कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, एक स्पेशल प्रोविजन है गवर्नमेंट का जिसमें आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते हैं नोटरी पे और उसके आधार पे आपका जो सप्लाई होता है वो GST से एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इस पे भी जो है वह ड्यूटी नहीं लगती है GST की। और चौथा होता है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? डीम्ड का मतलब होता है की तरह, एकदम सेम नहीं पर उसकी तरह। जैसे मान लें कि कोई यूनिवर्सिटी है, आप देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है कि वह यूनिवर्सिटी नहीं है पर यूनिवर्सिटी की तरह है। मतलब अगर किसी चीज़ को यूनिवर्सिटी होने के लिए 10 चीज़ों की आवश्यकता है तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसमें 10 में 10 चीज़ें नहीं हैं पर 5 चीज़ें हैं, इसलिए इसको हम यूनिवर्सिटी की तरह कहेंगे। तो एक ऐसा एक्सपोर्ट जो 100% एक्सपोर्ट तो नहीं है ट्रू सेंस में, पर एक्सपोर्ट की तरह है,
डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ऐसा कौन सा एक्सपोर्ट है? ऐसा एक्सपोर्ट है अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन किसी ऐसे व्यक्ति को सप्लाई दे रहा है जिसको वह इस्तेमाल करेगा ऐसे फिनिश गुड को बनाने में जो भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर बिकेगी, तो एक तरह से जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट की तरह कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा में आय नहीं होगी। एक्सपोर्ट में क्या होता है, विदेशी मुद्रा में आपको आय होती है, फॉरेन करेंसी आपको मिलती है। इसमें आपको इंडियन करेंसी ही मिलेगी क्योंकि यह भारत में ही स्थित है एक्सपोर्ट यूनिट। लेकिन वह आपसे कच्चा माल लेके उसका जो फिनिश गुड बनाएगी वह 100% भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर बेचेगी। इस तरह के एक्सपोर्ट को, इस तरह के सप्लाई को, जहां आप सप्लाई ऐसे व्यक्ति को कर रहे हैं जो 100% एक्सपोर्ट करता है अपना सामान, तो आपके द्वारा जो कच्चा माल दिया गया उससे जो प्रोडक्ट बना वह भारत में नहीं बिका, भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर चला गया। तो इसको एक्सपोर्ट न कह के डीम्ड एक्सपोर्ट, मैंने एक्सपोर्ट की तरह कहते हैं। तो ये होता है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट्स का बुक में अगर आप देखें लिखा है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस इन विच द सप्लाइड गुड्स डू नॉट लीव द कंट्री एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द कंट्री। सामान भारत से बाहर नहीं जा रहा है, यहीं खप रहा है भारत की भौगोलिक सीमा में, लेकिन आपको जो पेमेंट हो रहा है वो कंट्री का ही मनी हो रहा है, मतलब रुपीज में ही पेमेंट हो रहा है। इन शॉर्ट, द सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन इंडिया एंड इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स टू द एंड एक्सपोर्टर। और जो फिनिश गुड बन रहा है आपके रॉ मटेरियल देने के बाद, वह 100% भारत के बाहर जा रहा है, इसलिए उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के एक्सपोर्ट होते हैं। अब हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे एक्सपोर्ट थ्रू एलयूटी बॉन्ड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, export through LUT bond is applicable when you have signed up a letter of undertaking with the department for the export of goods without the payment of duty। अब आप कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट है वह आपको LUT बॉन्ड के तहत एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देती है। ठीक है, ये अमूमन होता है वैसे छोटे एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उनकी डिमांड है, वो बाहर, भारत से बाहर सामान बेच सकते हैं, तो उनका सामान महंगा ना हो इसलिए उस पर ड्यूटी सरकार माफ़ कर देती है। लेकिन उनको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कौन से लोग LUT बॉन्ड के माध्यम से सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उस क्राइटेरिया को कोई एक्सपोर्टर फुलफिल करता है और वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर पे देता है तो सरकार उसको GST माफ़ कर देती है। तो देखें इसमें LUT बॉन्ड के थ्रू जब हमको एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो 5 अगस्त को एक सेल हो रहा है, मुक्ता ट्रेडर ही कर रहा है, और ये कर रहा है एक पार्टी है लानू ट्रेडर सिंगापुर में, अंडर LUT बॉन्ड। ठीक है, तो चलें इसको करके हम देखें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग वाउचर में जाएंगे, डेट चेंज करेंगे। पहले ये है 5 तारीख को कर रहा है, और इसका जो इनवाइस नंबर है वह है 6/MT, और हम ये बुक में दिया है M6/MT। पार्टी यहाँ हमको बनाना होगा, पार्टी का नाम है लानू ट्रेडर, लानू ट्रेडर। अब ये पार्टी जो है वो सिंगापुर की है, ये सन्डी डेटर होगा क्योंकि हमको बेचना है। अब यहाँ कंट्री क्या होगा, सिंगापुर होगा, ये ध्यान देना है, सिंगापुर। ठीक है, इसका GST नंबर फिर होगा नहीं क्योंकि जब सिंगापुर का होगा तो उसका कोई GST नंबर होगा नहीं। सॉरी, ये परचेज में हम बना रहे हैं, एक्चुअली इसको हमको सेल करना है, तो ये सेल में हमको बनाना है। ठीक है, और यहाँ सेल का लेजर है। ठीक है, यहाँ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट दिख रहा है, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो F12 में जाके
अलाउ एंट्री रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये हम नो कर देंगे, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगापुर में हम इसको दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक लेजर अलग बना लेते हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सेल से अलग कर लेते हैं इसको। नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। LC करके हम एक बना लेते हैं, एक्सपोर्ट सेल, या इसका नाम रख देते हैं सेल्स एक्सपोर्ट, ठीक है। ये भी अंडर सेल्स अकाउंट होगा। और यहाँ यहाँ ही हम इसमें एप्लीकेबिलिटी कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं। और यहाँ हम इसको जो सेल कर रहे हैं वो प्रिंटर कर रहे हैं, तो यहाँ हम प्रिंटर कर देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे जब आएंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है एक्सपोर्ट एल्यूटी बॉन्ड, ये सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम यहाँ बता देंगे कि हमको ये करना है। टैक्सेबिलिटी जो है, जब हमने वहाँ सेलेक्ट कर लिया तो टैक्सेबिलिटी अपने आप जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नीचे आएगा ही नहीं। देखिए जैसे ही हमने एक्सपोर्ट एल्यूटी बॉन्ड किया, यहाँ नीचे एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्सेबिलिटी खुद ब खुद एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ HSN कोड जो भी है वो हम डाल देंगे, और ये जो है इसको गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हमने सेल्स एक्सपोर्ट में ही इस ट्रांजैक्शन को जो हमने एल्यूटी बॉन्ड के तरफ किया है उसको हमने यस कर दिया है। अब HP लेजर प्रिंटर हमारे पास है 10 पीस, 4 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, और ये रेट है 6500। चूंकि ये एग्जाम्प्ट सप्लाई है इसलिए इस पे कुछ भी हम नहीं लगाएंगे, कोई GST का लेजर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने इसको GST डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ शिपिंग बिल नंबर आपसे पूछेगा, ये जरूरी है देना, क्योंकि आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पोर्ट कोड भी आपको देना होगा। और ईवे बिल अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, तो हम यहाँ उसको बाद में जब ईवे बिल पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। यहाँ बिल ऑफ लैंडिंग LR अगर आप दे सकें तो दे दें, डेट आप दे दीजिए 5/8। तो और 6/MT है ये बिल का नंबर, ये हमने सेल किया। अब अगर इसकी हम रिपोर्ट देखें डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, GSTR 1 में, और यहाँ पीरियड चेंज कर लें 1/8 से 31/8, तो ये GSTR 1 में हमको दिखेगा। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब इसमें कुछ मिसमैच हो गया है, इसको मुझे रिजॉल्व करना होगा। तो इसको हम इंटर करेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत हो रही है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाज नॉट प्रोवाइडेड, कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है। पोर्ट कोड इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब चूंकि एक्सपोर्ट है इसलिए इसमें पोर्ट कोड हमको देना जरूरी है, ये 6 डिजिट का होना चाहिए। तो चलिए ये हम डाल देते हैं। अब ये जो है हमारा, ये देखिए एक्सपोर्ट इनवाइस में हमारी ये रिपोर्ट दिख रही है, यहाँ दिख रहा है 6 से एक्सपोर्ट इनवाइस, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि 26,000 का हमने एक्सपोर्ट किया है ना, और इसमें कोई GST लगा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एल्यूटी बॉन्ड के तहत हमने एक्सपोर्ट किया है, और एल्यूटी बॉन्ड से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ हमने देख लिया इसका एक्सपोर्ट में इस इनवाइस को। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट टैक्सेबल की, कि हम टैक्सेबल एक्सपोर्ट जब करते हैं तो क्या होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों केस में करेंगे तो वहाँ जो टैक्स लगता है वो इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, IGST लगता है। ये बात ध्यान में रखनी है।
तो अब हम चलते हैं, एक ऐसी एंट्री करते हैं जो कि टैक्सेबल है और एक्सपोर्ट भी है, और ये हो रहा है 7 तारीख को। तो पहले हम डेट चेंज कर लें, और ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह एक्सपोर्ट टैक्सेबल कर रहे हैं। पार्टी है इसमें आकाश ट्रेडर कीनिया। तो हम यहाँ बना लें आकाश ट्रेडर्स, ये हमारा सेंट्री डेटर है। मेंटेन बिल बाई डिटेल यस होगा, और ये इंडिया नहीं कीनिया में है, कीनिया, ये याद रखिए। तो इसका जीएसटी नंबर भी नहीं होगा। ये डिटेल हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक और लेजर बना देते हैं और उसका नाम रखते हैं एक्सपोर्ट टैक्सेबल। ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप सेल्स के भी लेजर के माध्यम से कर सकते हैं, और हम बना रहे हैं सिर्फ आपको समझ में आए। सेल्स अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेबल, यहाँ हम यस करेंगे, और ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हम एक्सपोर्ट टैक्सेबल चूज करेंगे। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट टैक्सेबल लिखा हुआ, ठीक है, और रेट कितना है, ये शायद 18% जीएसटी रेट से है, ठीक है। तो यहाँ हम ये क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, ये गुड्स है। और एचपी लेजर प्रिंटर, आप याद करिए एचपी लेजर प्रिंटर को हमने एग्जाम सप्लाई में भी काम किया है। तो वहाँ एग्जाम सप्लाई में हमने सेल्स का लेजर ही बना दिया था, और उसी में हमने डिफाइन कर दिया था। तो एक ही आइटम जो 18% से जीएसटी जिस पे लगता है टैक्सेबल है, तो उस केस में लग जाएगा, और अगर एग्जाम्प्ट है तो उस केस में हमने चूंकि लेजर के लेवल पे ही उसको डिफाइन कर दिया एक्सपोर्ट टैक्सेबल है कि एग्जाम्प्ट है, तो वो टैक्स जो लगना है उसी हिसाब से वहाँ लगेगा। तो यहाँ पे हम 3 बेच रहे हैं, और ये रेट है इसका 7000। जैसा हमने बताया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में जो टैक्स लगता है वो इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। देखिए ये 3780 रुपये का टैक्स लग गया। टैक्स एनालिसिस को क्लिक करते हैं, यहाँ डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ 18% जीएसटी इस पर लग गया है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। ये फिर यस करेंगे। शिपिंग बिल नंबर आप दे दीजिए, डेट दे दीजिए, 7 तारीख है, पोर्ट कोड 6 डिजिट का आपको देना है। यहाँ 7 अप्रैल हो गया है, इसको हमको 7 अगस्त करना है। ये एक नंबर आप दे सकते हैं, और इसका जो रेफरेंस नंबर है वो है 7/MT। और शुरू में लिखना मैं भूल गया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7/MT। अब अगर इसकी रिपोर्ट आप देखें डिस्प्ले में जाके, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएं, जीएसटी में जाएं, ये GSTR 1 में दिखेगा क्योंकि सेल है। यहाँ से हम पीरियड चेंज करेंगे, 1/8 से 31/8। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवाइसेस 2 दिख रही हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक जो है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा है, न सेंट्रल न स्टेट न इंटीग्रेटेड। और ये आकाश ट्रेडर को जो हमने किया है इसमें ये जो है 3780 रुपये का टैक्स बना है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपोर्ट की इनवाइसेस में मेंशन हो गया है। तो इस तरह से हम एलयूटी बॉन्ड के थ्रू जब हमने किया था, ये एलयूटी बॉन्ड वाला था ऊपर वाला, और ये हमारा टैक्सेबल है। अब हमको करना है एग्जेम्प्टेड गुड्स का, एग्जेम्प्टेड गुड्स का, तो वो भी हम करके देख लें। काउंटिंग वाउचर में आते हैं, और 8 तारीख को हम जो कर रहे हैं वह एग्जेम्प्टेड गुड्स का, ऐसा गुड्स जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी जिस पे नहीं लगता, जिस पे सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है।
तो अब इसमें हमको परचेज करना है, एग्जाम्प्ट परचेज करना है, ठीक है, सेल नहीं करना है, एग्जाम्प्ट परचेज करना है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स का अगर हमको परचेज करना है, मुक्ता ट्रेडर्स 8 तारीख को परचेज कर रही है और इसका जो बिल है वो परचेज है। याद रखिएगा सेल नहीं है, परचेज है। ये एग्जेम्प्टेड परचेज कर रहा है और ये जो परचेज कर रहे हैं इंदिरा ट्रेडर्स बेंगलोर से कर रहा है। एलसी करके हम यहाँ इंदिरा ट्रेडर्स, ये हो गया संडी क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय डिटेल यस। ये कर्नाटक का रहने वाला है, ये रेगुलर डीलर है तो इसका जीएसटी नंबर भी डालेंगे। अब यहाँ पे एक लेजर बना देंगे, एग्जाम परचेज या परचेज एग्जाम जो भी आप लिख लें, ठीक है। नॉर्मल परचेज का एक लेजर हमारा बना हुआ है अंडर परचेज अकाउंट। अब यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की हम बात करते हैं तो ये क्या है, परचेज एग्जाम। अब देखिए बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत ध्यान से आपको देखना है कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। ये परचेज एग्जाम करना है, इसमें इतनी ज़्यादा कैटेगरी है। गुड्स है और आइटम है स्टैम्प, परचेज कर रहे हैं तो इसको बनाना पड़ेगा। स्टैम्प्स जो आप चिपकाते हैं अपने पोस्ट ऑफिस में यूज करते हैं, कितनी क्वांटिटी 100, रेट है 250। क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी का लेजर नहीं लगेगा, ठीक है। इसको नो कर लीजिए, इसको अभी यहाँ भरने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये परचेज था इसलिए अगर हम इसको जाके देखें तो ये हमारा डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे, ये जीएसटी 2 में दिखेगा। यहाँ हम पीरियड चेंज कर लेते हैं 1/8। ये काफ़ी मुश्किल वाला काम है कि बार बार हमको जो है ये पीरियड चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे 2 दिखा रहा है नील रेटेड, एक नील रेटेड इनवाइस पहले भी हमने बनाई थी परचेज की, ठीक है, वो इंटर स्टेट थी और ये इंट्रा स्टेट है। ये इंदिरा ट्रेडर से जो हमने किया है परचेज 8 तारीख को 25,000 रुपये का, ये वो दिखा रहा है ना, नील रेटेड दोनों। टोटल इनवाइस हमारी 2 है। कौन कौन सी 2 हमारी शामिल है, यहाँ पे भी इनवाइस रेडी फॉर रिटर्न में अगर आप क्लिक करेंगे तो एक राकेश ट्रेडर से हमने परचेज किया है और ये राकेश ट्रेजर हमारा क्या था, कंपोजिशन का डीलर था। अगर आपको याद हो मैं इसको दिखा दूं तो ये कंपोजिशन का डीलर था, ये देखिए। तो कंपोजिशन का डीलर में भी यहाँ भी हमको एक लेजर बना लेते परचेज की जगह तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, एक तो एंट्री हमारी ये हो गई और दूसरी एंट्री जो शामिल हुई है वो परचेज है और ये जो परचेज है हमारा परचेज एग्जाम्प्ट है ना। लेजर बना देने से ना थोड़ी स्पष्टता हो जाती है आपको इसी में, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होता है कि आप कौन सा कौन से टाइप का परचेज है या कौन से टाइप का सेल है, इसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है, मतलब आपको अंदर जाके उसको एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, ऐसे ये बाहर से ही दिखता है, ठीक है। इनवाइस को खोलते ही आपको दिखने लगता है। तो ये 2 हो गया, 60,000 और 25,000 दोनों हमारी आ गई। एक कंपोजिशन डीलर से था, उस पर भी जीएसटी नहीं लगना था और ये एग्जेम्प्ट ही था तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगना था। तो ये हमारे
अब हमको स्टैंप एक रजिस्टर्ड डीलर को सेल करना है। ये तो हमने परचेज किया 8 तारीख को। और अब हमको क्या करना है, सेल करना है। 8 तारीख को ही हमको स्टैंप जो है वो 50 सेल करना है। चलिए सेल करके देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, 8 तारीख को ही सेल करना है। हम सेल का वाउचर सेलेक्ट करते हैं और ये जो सेल होगा तो उसका नंबर क्या होगा मुझे याद नहीं है कि हम अभी पीछे सेल का मैं देख लूँ, एक मिनट, डे बुक से, बुक में नहीं दिया है। चेंज, यहाँ से हम सेल पकड़ लें, पीरियड, तो जो अंतिम सेल हुआ है उसका हम नंबर देखना चाहते हैं। यहाँ पे नहीं है तो अंदर होगा, 7/MT। तो अब 8/MT से बनाएंगे। चलिए, ये हम सीरियल नंबर के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे। तो अब ये जो बनेगा 8/MT बनेगा, ठीक है। पार्टी जो है वह है हिमेश ट्रेडर। तो एक हम बना लेंगे हिमेश ट्रेडर्स, सन्डी डेटर है हमारा, ये कर्नाटक का ही रहने वाला है और ये एक रेगुलर डीलर है। तो इसमें जीएसटी नंबर भी डाल दिया हमने। अब यहाँ पे हमको ये एग्जेम्प्टेड सेल होगा, तो एक लेजर हम अलग से बना लें। सेल एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्प्टेड सेल अंडर सेल्स अकाउंट, जस्ट क्लैरिटी के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे हम एप्लीकेबल कर देते हैं, जीएसटी की कहानी बता देते हैं। और यहाँ पे सेल एग्जेम्प्टेड हम देखेंगे कहाँ पे है, ये है सेल एग्जेम्प्ट, ठीक है, गुड से। क्योंकि सेल एग्जेम्प्ट है इसलिए इस पे जीएसटी लगना नहीं है। ये 50 और ये रेट है 300। ये हमारा नील रेटेड में इसकी रिपोर्ट दिखेगी, ये हम नो कर देते हैं। और ये था 8/MT, ओके। अब ये सेल है तो हमारी रिपोर्ट हमको देखनी पड़ेगी डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। आप टैक्स एनालिसिस भी देखते चलेंगे। यहाँ पे हमको पीरियड चेंज करना पड़ेगा, 1/8 से 31/8। ये देखिए नील रेटेड इनवाइस में ये आ गया 15,000 रुपये आ गया। ये देखिए एग्जेम्प्टेड में आया, ये एग्जेम्प्टेड के नीचे आ रहा है 15,000। तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई है क्योंकि स्टैंप जो है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। तो ऐसे हम रिपोर्ट भी चेक करते चलेंगे ताकि हम ये देख लें कि हमारा जो बना रहे हैं वह सही बन रहा है कि नहीं। अब एडवांस एंट्री में हमारे पास सेज सेज सेल बनाओ करना है। एडवांस एंट्री में सेज किसको कहते हैं, SEZ को सेज कहते हैं और इसका पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह भारत सरकार की एक स्कीम है। इसके तहत सरकार किसी खास इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उससे जुड़े सारे लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करने के लिए, ताकि उनकी सारी मुश्किलों को आसान किया जा सके, उनकी दौड़ भाग को कम किया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके कि वो ऐसे सामान बनाएं जिसको जिसको भारत दुनिया के बाजार में बेच पाए। उसके लिए सेज का निर्माण किया गया है। जैसे कालीन उद्योग के लिए भदोही में सेज है और
पेट्रोकेमिकल के लिए हल्दिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ है। और जेम एंड ज्वेलरी का सेज है सूरत में, वहाँ सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। नोएडा में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का सेज है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार नोएडा में आमंत्रित करती है कि आप वहाँ आके अपनी यूनिट लगाएं। यहाँ सरकार कई किस्म के रिबेट और छूट देती है, जैसे अगर आप वहाँ अपनी पूंजी लगा के कोई कंपनी बैठाते हैं, लगाते हैं, तो 10 साल तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। तो तमाम तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं सेज में। तो ये जो सेज सेल है वह कितने प्रकार का होता है, ये भी जैसे हमने एक्सपोर्ट देखा था, इसमें भी 3 तरह के सेल होते हैं। एक टैक्सेबल होता है, दूसरा एग्जेम्प्ट होता है, और तीसरा होता है सेज अंडर एन्युटी बॉन्ड, जैसे एक्सपोर्ट में होता है। तो सेज सेल कैसे करेंगे? अब मुक्ता ट्रेडर्स जो है, आपकी जो कंपनी है वह एक सप्लाई दे रही है एचसीएल टेक्नोलॉजी को, जो कि एक इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिगानी इंडस्ट्रियल एरिया में कर्नाटक में स्थित है, और उसको वो सेल कर रही है। ये सेज का जो सेल हो रहा है वह टैक्सेबल है। ये 3 तरह का होता है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एंड अंडर एलयूटी बॉन्ड। तो देखें हम कि इसमें हम कैसे करते हैं। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और ये घटना 10 तारीख को हो रही है, तो यहाँ 10 कर देते हैं। 8 तो हो ही गया था, तो ये 9/MT होगा, श्योर, हाँ 9/MT है। पार्टी है HCL टेक्नोलॉजी, तो हम यहाँ बनाते हैं HCL टेक्नोलॉजीज। ये है हमारा सन्डी डेटर, मेंटेन बिल बाई डिटेल, यस, कर्नाटक में ही है, रेगुलर है। अब यहाँ पे हमको एक फीचर को यस करना होगा। F11 में हम जाएंगे और स्टैट्यूटरी में जाएंगे, और यहाँ हम यस करेंगे। और यहाँ पे सेज सेल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, ओके। एलयूटी बॉन्ड वाला तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो पार्टी का टाइप यहाँ नहीं आ रहा है, तो हम F12 में चलेंगे और यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये सेज में कर रहे हैं तो इसमें पार्टी का टाइप हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ देखें पार्टी से रिलेटेड क्या बात हो रही है। प्रोवाइड एड्रेस, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, है ना, ये यस कर देंगे। एडवांस मास्टर यस है। क्रिएशन ऑफ टैक्स लेजर एंड अदर ग्रुप्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, अच्छा इसमें होगा, ठीक है, पहले से था। ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में, चूंकि एचसीएल टेक्नोलॉजी एक सेज में स्थित कंपनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहती है, इसलिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। और यहाँ पे पार्टी टाइप, ये देखिए आ गया पार्टी टाइप, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सेज सेलेक्ट करना, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी एंट्री नहीं होगी सही। तो यहाँ पार्टी टाइप में सेज बताना होगा, उसका जीएसटीएन नंबर हो गया। ये कहाँ से मिलता है? ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे, तो ये हमने पार्टी का यस कर दिया, इसको ध्यान देना है। पार्टी हो गई हमारी एचसीएल टेक्नोलॉजी, फाइन। अब यहाँ पे हम एक और लेजर बना लें, और ये
सेल टू सेज, सेल्स टू सेज टैक्सेबल, ये कैटेगरी है। जैसे हमने बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जब हम सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं उनको, तो वो 3 प्रकार का होता है। एक तो टैक्सेबल होता है, दूसरा एग्जेम्प्ट होता है और तीसरा अंडर एलयूटी बॉन्ड होता है। तो एलयूटी बॉन्ड वाला तो एग्जेम्प्ट ही होगा, जैसा आपने पीछे एक्सपोर्ट में देखा था। अंडर सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल, यस। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आपको यहाँ बताना होगा, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपको बताना होगा सेज वाला। तो सेज के लिए आप देखिए कहाँ है सेज, सेज 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 सेज, ये देखिए सेल्स टू सेज टैक्सेबल, ये आ गया ऑप्शन, है ना। कितने रेट से? 18%। तो रेट भी हम बता देंगे। तो ये हमको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में ही सेलेक्ट कर लेना है, ताकि यहीं से हमारा काम हो जाए। क्या हम बेच रहे हैं? एचपी लेजर, वही जो एचपी लेजर है उसी को बेच रहे हैं। इसकी क्वांटिटी 1 है और रेट है 7500। ठीक है। अब सेज में देखिए दोनों कर्नाटक में है, आपका मुक्ता ट्रेडर भी कर्नाटक में है और ये एचसीएल टेक्नोलॉजी भी कर्नाटक में। कायदे से अगर यहाँ टैक्सेबल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में होता है कि वहाँ आईजीएसटी लगता है, वैसे ही सेज के केस में भी इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है कि अगर सेज में कोई सप्लाई टैक्सेबल हो रही है तो वहाँ किस प्रकार का टैक्स लेजर लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या कोई नहीं लगेगा। तो यहाँ आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है। टैक्स एनालिसिस का आप देख लीजिए, यहाँ डिटेल कर लीजिए। ये देखिए 18% से सेज लग गया, सेज में आपका टैक्स लग गया। नाइन बाई एम टी। अब इसकी रिपोर्ट हम देख लें कि ये कहाँ दिख रहा है। डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए, जीएसटी में गए, जीएसटीआर 1 में गए, यहाँ से हमने पीरियड चेंज किया। अब यहाँ पे आप देखें, ये सेज वाला जो बिल है, वो B2B में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे टैक्सेबल है तो बिजनेस टू बिजनेस वाले सेक्शन में इसकी रिपोर्ट दिखेगी। ये B2B इनवाइस में यह दिखा रहा है 7500 रुपये का, और इस पे जो टोटल टैक्स बना है इंटीग्रेटेड 1350 रुपये। ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर सेल्स टैक्सेबल है, सेल्स टैक्सेबल वैसे जनरली B2B में आएगा अगर आप किसी रेगुलर डीलर से डील कर रहे हैं। सेज में भी अगर सेज को दे रहे हैं और टैक्सेबल है अगर वो, तो वो भी B2B, मैंने B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक जीएसटीएन नंबर दूसरे जीएसटीएन नंबर को सप्लाई कर रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। तो ये थी हमारी कुछ एडवांस एंट्रीज जीएसटी की, जिसमें हमने एक्सपोर्ट देखा, सेज देखा और परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर देखा, एग्जेम्प्ट सेल देखा, टैक्सेबल देखा। तो ये इतनी तरह की हमने सेल्स देखा। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे आगे जो हमारा बचा है एडवांस एंट्री में, वो है रिवर्स चार्ज, उसको हम अलग कवर करेंगे। आज हम इसको यही क्लोज करेंगे। थैंक यू।